हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति कंसारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आपका पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब लेक्चर में। आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण, इसके अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार हैं। आर्थिक एकीकरण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्वरूप या इसके लेवल फॉर्म्स कौन कौन से हैं, आर्थिक एकीकरण से विभिन्न देशों को क्या लाभ मिलते हैं और इनके क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और अंत में हम देखेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों में कौन कौन से क्षेत्रीय आर्थिक संघ बनाए गए हैं, रीजनल इकोनॉमिक यूनियन कौन कौन से गठित हुए हैं। आइए सबसे पहले हम देखें आर्थिक एकीकरण का अर्थ क्या है। आर्थिक एकीकरण राष्ट्रों के बीच एक व्यवस्था है जिसमें आमतौर पर व्यापार बाधाओं में कमी या उन्मूलन और मौद्रिक राजकोषीय नीति का समन्वय शामिल होता है। अर्थात इसमें जो राष्ट्र आपस में स्वतंत्र व्यापार के लिए संगठित होते हैं, एकीकृत होते हैं, वे या तो स्वतंत्र व्यापार के लिए व्यापारिक बाधाओं को कम कर देते हैं या समस्त बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक नीतियाँ होती है, कई बार उन नीतियों को भी आपस में वे लोग साझा या शेयर कर लेते हैं। आर्थिक एकीकरण का उद्देश्य उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए लागतों को कम करना एवं समझौते में शामिल देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना है। तो क्लियर है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लाभ होता है, जिससे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को कम कीमत और कम लागत में वस्तु प्राप्त होती है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार में भी वृद्धि होती है। इसीलिए आर्थिक एकीकरण को देशों के द्वारा अपनाया जाता है। इसे क्षेत्रीय एकीकरण भी कहा जाता है, रीजनल इंटीग्रेशन, क्योंकि यह प्रायः किनके बीच में होता है, जो पड़ोस के देश होते हैं। आस पड़ोस के देश मिलकर के क्या करते हैं, आर्थिक एकीकरण को अपना लेते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक एकीकरण के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, फॉर्म्स या लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो इसका स्वरूप है, पुराना स्वरूप, वह कहलाता है अधिमानी व्यापारिक प्रणाली, प्रेफरेंशियल ट्रेड सिस्टम, जो सबसे पहला फॉर्म है आर्थिक एकीकरण का। उससे थोड़ा उन्नत फॉर्म है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, जिसे एफटीए भी कहा जाता है। तीसरा फॉर्म है कस्टम यूनियन या सीमा संघ। इससे और अधिक विस्तृत या उन्नत फॉर्म है साझा बाजार, कॉमन मार्केट। और सबसे अधिक उन्नत जो इसका रूप है, जो इसका लेवल है, वह कहलाता है आर्थिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। आइए अब हम देखें कि अधिमानी व्यापार प्रणाली क्या होती है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, अब जैसे शब्द से ही क्लियर है कि यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है, अर्थात जो भी सदस्य देश आपस में एकीकृत होते हैं वे प्रशुल्क में अपने दूसरे देशों को अधिमान देते हैं या उनसे कम प्रशुल्क को वसूल करते हैं, जबकि गैर सदस्य देशों के साथ में अधिक या ऊंचे प्रशुल्क को ये लोग कायम रखते हैं। इसका 1732 में ब्रिटिश के 48 राष्ट्रमंडल देशों के बीच एक आर्थिक एकीकरण हुआ था, जो कि सबसे प्राचीन आर्थिक एकीकरण का स्वरूप है। तो इसमें यह क्लियर है कि इसमें सदस्य देशों के साथ कम प्रशुल्क लिया जाएगा, जबकि जो गैर सदस्य देश हैं उनके साथ ऊंचा प्रशुल्क लिया जाएगा। यह गेट के आने के बाद समाप्त हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। प्रशुल्क एवं व्यापार पर जब सामान्य समझौते की शुरुआत हुई तो यह अधिमानी व्यापार प्रणाली जो है वह समाप्त हो गई।
आर्थिक एकीकरण का जो दूसरा स्वरूप है वह है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया। अब ये क्या होता है? इसमें सदस्य व्यापारिक बाधाएं समाप्त कर देते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का प्रशुल्क जो है वह नहीं लिया जाता। तो यह अधिमानी व्यापार प्रणाली से इसीलिए भिन्न हो गया क्योंकि अधिमानी व्यापार प्रणाली में प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त नहीं होता बल्कि कम किया जाता है, जबकि मुक्त व्यापार क्षेत्र में सदस्य देश किसी भी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ जो गैर सदस्य देशों के साथ में ये अपनी प्रशुल्क व व्यापारिक बाधाओं को बनाए रखते हैं। यहाँ चार्ट में हम देख रहे हैं, मान लीजिए 3 देश आपस में मिलकर के फ्री ट्रेड करते हैं, ए, बी और सी देश, तो ये मुक्त व्यापार क्षेत्र हो गया। लेकिन जब ये डी देश के साथ में व्यापार करेंगे तो इन तीनों ए, बी, सी तीनों देशों की व्यापारिक नीतियाँ डी देश के साथ अलग अलग होंगी। तो ये मुक्त व्यापार क्षेत्र की खास 2 बातें याद रखनी है अपने, कि इसमें प्रशुल्क बाधाएं पूर्णतया आपस में देश समाप्त कर लेंगे, किंतु दूसरे देश के साथ जब व्यापार करते हैं तो इनकी सबकी पृथक पृथक व्यापारिक नीतियां होंगी। इसका उदाहरण है एफ्टा, यूरोपियन मुक्त व्यापार एसोसिएशन। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र लाफ्टा। इसके अलावा नाफ्टा, आसियान, सार्क, ये सभी मुक्त व्यापार क्षेत्र के उदाहरण हो सकते हैं। आर्थिक एकीकरण का हम एक अगला और उन्नत चरण देखते हैं, वह है कस्टम यूनियन, जिसे हम सीमा संघ के नाम से भी जानते हैं। अब ये सीमा संघ मुक्त व्यापार क्षेत्र से किस प्रकार से भिन्न है? इसमें सदस्य देश अन्य गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार हेतु साझा नीति अपनाते हैं तथा आपस में प्रशुल्क व व्यापारिक बाधाएं समाप्त कर देते हैं। अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र के भांति ही कस्टम यूनियन में भी प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है, किंतु अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें जब गैर सदस्य देश के साथ व्यापार करेंगे तो तीनों देशों की व्यापारिक नीति एक समान होगी। चित्र में हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी तीनों देश यदि यूनियन बनाते हैं तो आपस में तो ये किसी प्रकार का प्रशुल्क नहीं लेंगे, किंतु जब डी देश के साथ ये व्यापार करते हैं तो इन तीनों की जो नीति होगी, व्यापार नीति, वो डी देश के लिए समान होगी। अर्थात एक ही व्यापार नीति को ये लोग आपस में साझा करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, जिसमें मुख्य रूप से कीनिया, युगांडा और तंजानिया आपस में एकीकृत होते हैं। मार्कासूर भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें जो देश संलग्न हैं एकीकरण में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैरागुआ और वेनेजुएला। तो इस प्रकार कस्टम यूनियन आर्थिक एकीकरण का एक विस्तृत और उन्नत स्वरूप है। अगला स्वरूप हम देखते हैं साझा बाजार, कॉमन मार्केट। अब ये कॉमन मार्केट क्या है? यह कस्टम यूनियन को और आगे बढ़ाता है, अर्थात कस्टम यूनियन से भी थोड़ा ऊंचा इसका लेवल है। यह सदस्य देशों में वस्तुओं सेवाओं के साथ साथ श्रम व पूंजी को भी बेरोक टोक आने जाने की अनुमति देता है। अर्थात यूरोपियन यूनियन में या हम इसमें कम आर्थिक संघ में हमने क्या देखा, कस्टम यूनियन में, कि इसमें केवल आर्थिक नीतियाँ शेयर हो रही हैं, लेकिन श्रम व पूंजी को बेरोक टोक जब आने दिया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? साझा बाजार। इसका भी उदाहरण यूरोपियन यूनियन है, जिसमें वस्तुओं सेवाओं के साथ साथ श्रम व पूंजी का भी स्वतंत्र आवागमन होता है। अंतिम इसका स्वरूप है आर्थिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। यह सबसे उन्नत स्वरूप है। इसमें सदस्य देश, जो भी देश आपस में एकीकृत हुए हैं, वे गैर सदस्य देशों के साथ व्यापार जब कर रहे हैं तो साझा नीति तो अपना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी आंतरिक
मौद्रिक नीतियाँ भी, या जितनी आर्थिक नीतियाँ हैं, आंतरिक आर्थिक नीतियाँ, वे समान कर लेते हैं। जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, परिवहन संबंधी नीति, या जो भी अन्य आर्थिक नीतियाँ हैं, इन सभी को वे क्या करते हैं, सभी देश आपस में एक समान नीति को अपना लेते हैं। तो आर्थिक यूनियन जो है वह आर्थिक एकीकरण का सबसे विस्तृत और वृहद स्वरूप है, जिसमें जितने भी देश आपस में संगठित हो रहे हैं, व्यापार के लिए एकत्रित हो रहे हैं, ये सभी देश एक देश की भांति ही कार्य करते हैं और एक देश की सीमा में जैसे व्यापार होता है उसी प्रकार का व्यापार इन विभिन्न देशों के संगठन के मध्य में होता है। तो यह आर्थिक यूनियन का सबसे विस्तृत स्वरूप कहलाता है, जिसमें समस्त व्यापारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अंत में हम देखते हैं आर्थिक एकीकरण का लाभ क्या है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब स्वतंत्र व्यापार के जितने भी लाभ हैं वे सारे लाभ आर्थिक एकीकरण में पाए जाते हैं, और आर्थिक एकीकरण का उद्देश्य यही होता है कि हम फ्री ट्रेड के द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों का कुशलतम आवंटन करें, उत्पाद की कुशलता में वृद्धि हो। साथ ही आर्थिक एकीकरण से लोगों को वस्तुओं के और सेवाओं के अनेक विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिलती हैं और उनकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उच्च तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर संभव हो पाता है। उत्पाद के लिए बाजार का विस्तार होता है, क्योंकि अब देश की सीमाओं के मध्य में व्यापार नहीं हो रहा, बल्कि व्यापार कहाँ हो रहा है, विश्व के जो संगठित देश हैं, एकीकृत देश हैं, उन सभी देशों के साथ में व्यापार हो रहा है। इसीलिए बाजार का भी क्या आकार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निर्यातों में वृद्धि होती है, विदेशी विनियोग में वृद्धि होती है, और साथ ही इन सभी लक्ष्यों के साथ साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या होगा? जीडीपी को बढ़ाना, उत्पादन की दर में वृद्धि करना, बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को कम करना, ये सारे लक्ष्य आर्थिक एकीकरण के द्वारा हासिल हो सकते हैं। और अंतिम सबसे प्रमुख लक्ष्य राजनीतिक स्थिरता तो जो है वह स्थापित होती है। जब देश आपस में व्यापार करते हैं तो मित्रता के कारण, शांति और मित्रता के कारण राजनीतिक स्थिरता जो है वह स्थापित होती है। और इस आर्थिक एकीकरण का मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व युद्ध के बाद जो भी अस्थिरता आई थी अर्थव्यवस्था में और राजनीति के क्षेत्र में, उनको स्थिर बनाया जा सके। तो आर्थिक एकीकरण के इस प्रकार के लाभ जो हैं विभिन्न देशों को प्राप्त होते हैं। अंत में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुख्य जो क्षेत्रीय व्यापारिक समूह कौन कौन से बने हैं विश्व में, और इनके स्वरूप में भी समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। यूरोपियन यूनियन EU, नाफ्टा, मर्कासूर, एपेक, आसियान, सार्क, WTO, ये सभी आर्थिक एकीकरण या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ही फॉर्म हैं। तो इस प्रकार विश्व व्यापार के अंतर्गत विभिन्न देशों का आपस में संगठित होकर के स्वतंत्र व्यापार करना, व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना और एक वैश्वीकरण की नीति को अपनाना ही आर्थिक एकीकरण कहलाता है। धन्यवाद।